हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको केमिस्ट्री का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बताने वाला हूं, जिसको हिंदी में हम संकरण कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको इतना आसान तरीका बताने वाला हूं संकरण का कि किसी भी मॉलिक्यूल में आप संकरण बता सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर किसी मॉलिक्यूल में संकरण कैसे हम निकालते हैं। क्यों, मैं बहुत डिटेल में भी बता सकता हूं स्टूडेंट्स, लेकिन आपको ओरली ऊपर एसीएफ के सिलेबस के अकॉर्डिंग इतने आसान शब्दों में संकरण बताऊंगा ताकि आप इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो आते हैं एग्जाम्स में आप उसे बना सकें। स्टूडेंट्स, अगले वीडियो में मैं संकरण को रिलेट करने वाला हूं किसी मॉलिक्यूल के शेप से आकार से रिलेट करूंगा। तो इसीलिए स्टूडेंट्स, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले जो बच्चे नए होंगे, तो ताकि आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए जो मैं शेप से रिलेटेड आपको बातें बताने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और संकरण को समझते हैं। सबसे पहले संकरण के बारे में एक छोटा सा मैं बात बोल देता हूं जिसके लिए सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। तो संकरण किसका होता है, क्या होता है नहीं, किसका होता है, किसका होता है। तो मैं एक एटम के बारे में बात करने वाला हूं। संकरण किसका होता है, एटम का। ठीक है, किसमें किसमें होता है, मॉलिक्यूल में। ठीक है, तो आप सुनिएगा ध्यान से। अब ये बात को छोड़ो, अब मैं आपको एग्जांपल बोलता हूं। ठीक है, आपके पास में सपोज H2O है, ये H2O मॉलिक्यूल है। ठीक है, H2O एक मॉलिक्यूल है। अब इसमें एक एटम है, सेंट्रल एटम। क्या है, एक एटम, इसमें आपको हर मॉलिक्यूल में एक एटम मिलेगा, सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम को हम हिंदी में बोलते हैं केंद्रीय परमाणु। केंद्रीय परमाणु वो परमाणु होता है जिससे लगभग सब सारे एटम जिससे जुड़े होते हैं। ठीक है, तो इसमें ऑक्सीजन एक सेंट्रल एटम है। सेंट्रल एटम को भी फाइंड आउट करने का एक तरीका होता है, बट आप इतने डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है एसीएफ में। ठीक है, मैं आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि स्ट्रक्चर से समझ में आ जाएगा कि कौन सा सेंट्रल एटम है। तो ठीक है, ये केंद्रीय परमाणु है। तो केंद्रीय परमाणु में जो कुछ ऑर्बिटल्स होते हैं वो आपस में मिल जाते हैं, घुल मिल जाते हैं। ठीक है, और घुल मिलने के बाद उतने ही नए ऑर्बिटल बना लेते हैं जिसको हम संकरण कहते हैं। मतलब यहां पर जो ऑक्सीजन है इसके ही ऑर्बिटल्स क्या होंगे, घुल मिल जाएंगे। ठीक है, तो संकरण किसका होता है, एटम का होता है। कौन सा एटम का होगा, सेंट्रल एटम का होगा। तो समझ में आया तो ठीक है, नहीं आया तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों। ठीक है, तो मैं आपको अभी एक बात कह दूं स्टूडेंट्स कि जो हाइब्रिडाइजेशन है, आप एसीएफ के सिलेबस के अकॉर्डिंग देखिएगा ना, तो हाइब्रिडाइजेशन जो है वो संकरण जो होता है वो केवल और केवल क्या क्या हो सकते हैं। ठीक, कौन कौन से हो सकते हैं, तो आप ये देखिएगा कौन कौन से होते हैं। एक होता है sp2, sp3, sp3d, sp3d2 और sp3d3। इसके अलावा कोई भी संकरण नहीं होगा। कौन कौन सा, एक S एक P। ठीक है, यहां पर देखना बच्चों, एक S दो P, sp2 का मतलब ये स्क्वायर नहीं बोलोगे, मैथमेटिक्स नहीं लगाओगे। यहां पर आप क्या बोलने वाले हैं स्टूडेंट्स, एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल मिल गया। अब ऑर्बिटल क्या है, ये है ऑर्बिटल। ऑर्बिटल क्या होता है, ऑर्बिटल होता है, इसको मैं हिंदी में बोलूं और या सरल शब्दों में बोलूं तो ये होता है इलेक्ट्रॉन का घर। ठीक है, ये क्या है स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन का घर है। तो इलेक्ट्रॉन का एक घर जिसका नाम है s, एक घर जिसका नाम है p, ये दोनों मिल गए, sp बन गए। ठीक है, अच्छा कितने sp बनेंगे, तो बनोगे दो। भाई एक घर और एक घर मिलके कितने घर बनेंगे, दो, और उस दो घर का नाम क्या होगा, sp। क्लियर हो गया क्या, मैं यहां पे अलग से लिखूं, देखो एक s और एक p, नोटिस कर लोगे, एक एस और एक पी मिलकर क्या बनाएंगे स्टूडेंट्स,
sp बनाएंगे, sp बनाएंगे, कितने बनाएंगे? 2। तो जितने मिलेंगे उतने ही नए ऑर्बिटल बनेंगे। अब ऑर्बिटल शब्द आपको समझने में दिक्कत हो रही है, कोई बात नहीं, इलेक्ट्रॉन का घर मान लो उसको, ठीक है। एक s और एक p और एक p मतलब 2p, 2p और एक s मिलकर इलेक्ट्रॉन नए घर बनाएंगे, ऑर्बिटल नए घर बनाएंगे। कितने नए घर बनेंगे? तो 3 बनेंगे। उन तीनों घरों का नाम क्या होगा? sp2 sp2 sp2। इतना सरल शब्दों में कौन बताएगा स्टूडेंट्स आपको? केवल केमिस्ट्री वाला गुरु। आया समझ में क्या आपको? ठीक है, चलिए देखिएगा। अब सुनते हैं ऐसी ही सारी कहानियां, ठीक है स्टूडेंट्स। तो s क्या है? s क्या है? s है ऑर्बिटल, ठीक है। अब ये ऑर्बिटल किसमें है? किसमें है बताइए? तो ये आपको एटम में मिलेगा, एटम में मिलेगा ना। इसीलिए तो ये संकरण किसका होता है? ऑर्बिटल्स का होता है। किसमें होगा? एटम्स में होगा। अच्छा, ऑर्बिटल्स का मिलना ही तो संकरण कहलाता है। क्लियर हो गया? चलिए अब मैं आपको आसान शब्दों में मैंने आपको संकरण की परिभाषा भी बता दी है। डिटेल केमिस्ट्री वाले ना, मैं तो खुद केमिस्ट्री पढ़ाता हूं तो बहुत डिटेल में आपको पढ़ा सकता हूं, लेकिन इतनी जरूरत आपको एसीएफ में नहीं है, ठीक है। चलिए अब आपको पूरी बात समझ में आ चुकी है कि इसमें क्या हुआ होगा, चलो बताओ। तो इसमें हुआ होगा एक s और 3 p आपस में मिलकर 4 sp3 बनाएंगे। इसमें देखो एक s 3 p और एक d मिलकर टोटल कितने हो गए स्टूडेंट्स? 5। तो ये 5 देखो, एक s 3 p और एक d, टोटल 5 ऑर्बिटल मिल रहे हैं ना। तो ये नोटिस कर लोगे ना, टोटल 5 ऑर्बिटल मिलके 5 नए ऑर्बिटल बनाएंगे, ठीक है। अब यहां पर देख लो एक बार, 1 2 तो 2 ऑर्बिटल, 1 2 3 3 ऑर्बिटल, क्योंकि ये कितने ऑर्बिटल मिक्स हो रहे हैं ये जानना जरूरी है। चलिए अब आपके लिए सबसे काम की बात बता देते हैं, एग्जाम्पल्स, कैसे हम किसी भी मॉलिक्यूल में क्या संकरण निकालते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिएगा, कुछ एग्जांपल्स देखता हूं मैं, आपको एग्जांपल बोलता हूं और एग्जांपल के ही हेल्प से सारी बातें हम बताने वाले हैं। जैसे मेरे पास में एक स्ट्रक्चर है, मतलब एक अणु है BeCl2, ठीक है ना। BeCl2 एक मॉलिक्यूल है। अब इसमें जो सेंट्रल एटम है वो है Be। आपको बस क्या पता होना चाहिए? स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए। ये हो गया BeCl2 में स्ट्रक्चर, ठीक है। अब आपको नोटिस करना है कि बस स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए स्टूडेंट्स। आपको स्ट्रक्चर बनाने आ गया मतलब बन गया। आप इसमें देखिएगा, ये एक सिंगल बंद है, ये एक सिंगल बंद है। सिंगल बंद को हम सिग्मा बोलते हैं। चलिए, आपको सिग्मा भी जरूरत नहीं है, लेकिन सिंगल बॉन्ड को हम सिग्मा बोलते हैं, ठीक है। एक ही बॉन्ड है तो सिग्मा बॉन्ड है। तो 2 बॉन्ड है तो Be में संकरण क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? sp। अरे है ना आसान, ठीक है। 2 बॉन्ड है, केवल 2 बॉन्ड है तो आप उसको sp बोल दो। तो अब आप संकरण निकालने का एक तरीका सुन लो, ठीक है। आप बोलोगे, आपको क्या करना है, बस क्या बोलना है बच्चों? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड आपको देखने हैं और प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर देखने हैं। यदि आप ये देख लिए, किस में देखने वाले हो आप? ये दोनों किस में देखने वाले हैं स्टूडेंट्स? ये आप देखने वाले हैं किसमें? सेंट्रल एटम में। यदि आपको सेंट्रल एटम में ये पता चल जाए तो बस आप संकरण निकाल लोगे, ठीक है। क्लियर हो गया? अब देखो, यदि इनका सम, किसका योग? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड और नंबर ऑफ लोन पेयर। लोन पेयर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन युग्म, है ना, इलेक्ट्रॉन का जोड़ा। यदि इसका योग 2 है, यदि इसका योग 2 है तो sp होगा। ध्यान दोगे? चलो यहां देख लो फिर से। यदि इसका योग 2 है, किसका? सिग्मा बंधों की संख्या और लोन पेयर का योग। यदि 2 है तो संकरण होगा sp। यदि 3 है तो sp2। यदि 4 है तो sp3। देखो यहां पर एक s और 3 p, 4 हो गए ना। यदि 5 है तो sp3d। यदि 6 है, 7 है तो इस प्रकार से संकरण होंगे, ठीक है। क्लियर हो गया? चलिए अब देखते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, अभी H2O बताया था, थोड़ी देर पहले H2O का लिया था।
अब H2O की संरचना देखो स्टूडेंट्स, H2O की संरचना देखो तो सेंट्रल एटम ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 है। यहां देखो एक H जुड़ गया, एक H जुड़ गया। अब देखो सूत्र क्या है मेरा, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। अब देखो सिग्मा बॉन्ड कितना है, सिग्मा बॉन्ड कितना है बच्चों, तो ये है 2, कौन कौन सा, ये और ये सिग्मा बंध है। ठीक है, बंध युग्म कितना है, लोन पेयर कितना है, ये 1 और ये 2। तो लोन पेयर को हम केमिस्ट्री में LP से दिखाते हैं, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन युग्म कितना है, 2। तो टोटल कितने हो गए, 4, ये जोड़ना पड़ेगा, 2 + 2 4। यदि 4 हो गया तो ऑक्सीजन में संकरण कितना हो गया, 1 S के कारण और 3 P के कारण। आ गया बात समझ में, है ना। चलिए और भी देख लेते हैं। जैसे मान लो कि मैं बोलता हूं मेरे पास में एक CH4 है, ठीक है। कार्बन के बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है बच्चों, तो कार्बन के बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 4, तो ये 4 बना लिया। अब इसमें आप हाइड्रोजन लगा लो, 1 2 3 4, ठीक है। 4 बॉन्ड है तो ये 4 सिग्मा बॉन्ड बना लिया, ठीक है। अब सिग्मा बंधों की संख्या कितनी हो गई, 4। लोन पेयर कितना हो गया, 0। दोनों को जोड़ोगे कितना हो गया, 4। मतलब कार्बन में संकरण कितना हो गया, sp3। क्लियर हो गया भाई, सिग्मा बंध सिग्मा बंध सिग्मा बंध सिग्मा बंध sp3। चलिए और देखते हैं, बहुत सिंपल, आपको इतना सिंपल शब्दों में मैंने बता दिया। और क्या चाहिए आपको, अमोनिया का, अमोनिया NH3। अब अमोनिया में बच्चों देखो नाइट्रोजन के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो नाइट्रोजन के बाहरी कक्षा में होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, 2 5, परमाणु क्रमांक होता है 7, ठीक है। तो चलो एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन और तीसरा हाइड्रोजन ये मैंने लगा लिए। अब आप खुद सोचो यहां पर एक लोन पेयर रहेगा, है ना। तो सिग्मा बंध कितने हो गए, 3 हो रहे हैं ना, सिग्मा बंध कितने हो गए, 3। लोन पेयर कितना हो गया, 1। टोटल कितने हो गए, 4। अब यदि टोटल 4 हो गए तो नाइट्रोजन का संकरण कितना होगा, नाइट्रोजन में संकरण कितना होगा, sp3। है ना बहुत आसान। चलिए फटाफट से और भी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा कि क्या होता है संकरण। तो देखते हैं अगला एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैंने बोला कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया, तो कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर बनाए, तो ये हो गया CO2। इसका बॉन्डिंग स्ट्रक्चर बनाओ, तो कार्बन डाइऑक्साइड में बॉन्डिंग स्ट्रक्चर होगा कुछ इस तरीके से, C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O। क्योंकि कार्बन के बाहरी कक्षा में स्टूडेंट्स कितने होते हैं, इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं। तो CO2 का स्ट्रक्चर, हाँ ये है कि आपको स्ट्रक्चर बनाने बस आना चाहिए, जो तरीका मैंने बोला है। और मुझे उम्मीद है कि आप इस स्टेज पे लगभग सारे इजी कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर बना लेंगे, ठीक है। तो यहां पर देखो आप ध्यान से देखोगे ना, यहां पर टोटल सिग्मा बंध कितना है, तो ये सिग्मा है, ये सिग्मा है, ठीक है। जब कभी भी डबल बॉन्ड होगा तो हम उसमें से एक बंध को पाई बोलते हैं और एक बंध को सिग्मा बोलते हैं। तो यहां पर जो 2 बंध है, डबल बॉन्ड है, C और O के बीच में डबल बॉन्ड है, जिसमें एक सिग्मा है और एक पाई है। तो ऐसे आप टोटल कार्बन डाइऑक्साइड में कितना सिग्मा है, तो आप बोलोगे 2। कितना पाई है, तो आप बोलोगे सर 0। टोटल कितने हो गए, 2। अब यदि टोटल ऑर्बिटल हो गए 2, तो एक S एक P, तो कार्बन में हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp, ठीक है। तो आप केवल स्ट्रक्चर को ध्यान दें। जैसे मैंने बोला, मेरे को ये बताओ C2H2, ठीक। अब ये तो एसिटिलीन है, क्या है ये, इसका नाम क्या है, एसिटिलीन। एसिटिलीन में आप इसका स्ट्रक्चर बनाओ सबसे पहले। तो कार्बन के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4। तो ये मैंने 4 बना लिए, 1 2 3 4। तो आप स्ट्रक्चर के लिए तो खैर अभी इस आज का जो टॉपिक है वो स्ट्रक्चर को लेकर नहीं है स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन। तो आपको हमने सरल शब्दों में हाइब्रिडाइजेशन बताने की कोशिश की है। अब यहां पर देखो, ये देखो कार्बन है, कार्बन के बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन हुए, तो 4 बंध बना लिए। लेकिन जब यदि ट्रिपल बॉन्ड हो, नोटिस करोगे स्टूडेंट्स, ट्रिपल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है और 2 पाई होता है, ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड है तो यहां लिख देते हैं, चलिए आपको नोट्स बना रहे होंगे तो लिख लेंगे।
यदि कहीं पर ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल 3 बॉन्ड एक साथ है, तो उसमें 2 पाई होता है, 1 सिग्मा होता है। यदि मैं बोलता हूं कहीं पर डबल बॉन्ड है तो उसमें 1 सिग्मा होता है और 1 पाई होता है। तो यहां पर स्टूडेंट्स ट्रिपल बॉन्ड है तो सिग्मा तो एक ही होगा, बाकी जो है 2 है वो पाई होंगे। ठीक है, तो इस कार्बन के लिए नोटिस करो, इस कार्बन के कितना सिग्मा जुड़ा है, 2 सिग्मा। तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp, एक s का एक p का। इस पे क्या होगा, sp। समझ में आ गया क्या भाई, इस कार्बन के लिए भी तो सिग्मा बंध 2 है, एक इधर एक इधर, है ना आसान। चलो एक बहुत पॉपुलर कंपाउंड देखते हैं, बेंजीन। बेंजीन तो मुझे लगता है सारे बच्चों ने सुन रखा होगा, जिसका स्ट्रक्चर होता, जिसका फॉर्मूला होता है C6H6 और उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है स्टूडेंट्स, आप सभी ने देखा ही होगा, ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं बेंजीन, है ना। ये इसका स्ट्रक्चर होता है, जहां पे प्रत्येक जो कॉर्नर है ये कार्बन को प्रदर्शित कर रहा है और प्रत्येक कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है एकांतर क्रम में। ठीक है ना। अब आप देखो बच्चों कि यहां पर कार्बन है जो दिख नहीं रहा है आपको, लेकिन हम उसको लिखते हैं। चलो लिख दिया, ये कार्बन कार्बन लिख दिया, है ना। और हाइड्रोजन कहाँ हो जाएगा, तो प्रत्येक कार्बन पे एक एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है सिग्मा बंध से। तो चलो जोड़ लेते हैं, ये लीजिए मैंने जोड़ दिया है। अब देखिए इस कार्बन पे टोटल कितना सिग्मा बंध है, तो आप बोलोगे सर 1 2 और ये 3, इसमें ये पाई बॉन्ड है, ठीक है, एक पाई ये सिग्मा। तो ऐसे ही आप प्रत्येक कार्बन के लिए देखोगे तो प्रत्येक कार्बन में तीनों 3 सिग्मा है। देख लो इस कार्बन के लिए कितना सिग्मा, तो आप बोलोगे सर एक ऊपर, एक इधर और एक इधर। देख सकते हैं प्रत्येक कार्बन की चारों वैलेंसी, चारों संयोजकता संतुष्ट है, इसलिए प्रत्येक कार्बन पे यहां पे संकरण होगा sp2। क्लियर हो गई बात। चलिए और एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैंने बोला PCl5, PCl5 में P का संकरण क्या होगा, तो आप बोलोगे सर P का बॉन्डिंग स्ट्रक्चर बनाओ ना आप। तो बॉन्डिंग स्ट्रक्चर तो फास्फोरस, फास्फोरस के बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, 5, क्योंकि फास्फोरस कौन से ग्रुप में आता है, ग्रुप 15 में आता है। ठीक है, और इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, परमाणु क्रमांक भी 15 होता है। तो इसका विन्यास कितना हो जाएगा, 2 8 5। तो बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 5। तो ये क्लोरीन के साथ में 5 बंध बना लिया। तो कितने सिग्मा बंध, कितने सिग्मा बॉन्ड, 5 सिग्मा बॉन्ड। 5 सिग्मा बॉन्ड के लिए संकरण कितना होगा, 1 s 3 p 1 d sp3d। क्लियर हो गया। नेक्स्ट सिंपल एग्जांपल लेते हैं, आपके सिलेबस से रिलेटेड बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स। आपको जैसे मैंने बोला H2SO4 है ना, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड सभी बच्चों ने सुन रखा है। अब सल्फ्यूरिक एसिड का यदि स्ट्रक्चर की बात करें तो सल्फ्यूरिक स्ट्रक्चर का स्ट्रक्चर मैं बता देता हूं। ये सल्फर के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6। ठीक है, जैसा ऑक्सीजन वैसा ही सल्फर। तो सल्फर के बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं 6। तो ये मैंने बना लिया, ये देखो 1 2 3 4 5 और ये 6 है ना, 6 बॉन्ड बना लिए। तो ये मैंने OH बना लिए। अच्छा अब यहां पर देखिएगा, यहां पर 2 ऑक्सीजन और रह गए हैं, तो यहां मैंने लिखा 1 ऑक्सीजन, और 1 ऑक्सीजन से 1 सल्फर के बीच में उप सहसंयोजक बंध बनता है। सल्फर और ऑक्सीजन के बीच में उप सहसंयोजक बनेगा, कुछ इस तरीके का होगा बंध, और उप सहसंयोजक बंध को हम एक प्रकार से सिग्मा बंध बांध सकते हैं। तो अब नोटिस करो स्टूडेंट्स, सल्फर से डायरेक्टली कितना बंध है, तो आप बोलोगे एक इधर सिग्मा, एक इधर सिग्मा। ये उप सहसंयोजक बंध सिग्मा की भांति व्यवहार करता है, उप सहसंयोजक बंध सिग्मा की भांति व्यवहार करता है। तो सल्फर के पास में टोटल कितने सिग्मा बंध, तो 4 सिग्मा बंध हो गए। और लोन पेयर कितना, 0। टोटल कितने हो गए, 4। 4 के कारण आप क्या बोलोगे, sp2 sp3। क्लियर हो गया। मतलब यदि मैं ऐसा भी बोल दूं स्टूडेंट्स, यदि आपसे पूछें कि SO4 माइनस में सल्फर का 2 माइनस, SO4 2 माइनस में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, तो सेम। ठीक है ना, क्योंकि हाइड्रोजन का तो कोई रोल ही नहीं है, बस इतने पार्ट को आपको देखना है, ये इतने पार्ट को। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। जैसे आपसे बोले
कि जैसे SO2 में सल्फर का ऑक्सीकरण संख्या हाइब्रिडाइजेशन क्या है, SO2 में तो सल्फर के आउटर मोस्ट सेल पे कितने इलेक्ट्रॉन, बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। तो देखिएगा 1 2 3 4 5 6, यहां से सल्फर के साथ में ऑक्सीजन का बना लिया, सल्फर के साथ में ऑक्सीजन का बना लिया, तो ये हो गया SO2। अब आप नोटिस करो ये सल्फर से जुड़ा हुआ एक सिग्मा, ये तो पाई है, हम सिग्मा को बस नोटिस करेंगे, एक सिग्मा, ये तो पाई है, हम सिग्मा को नोटिस करेंगे, और ये है एक लोन पेयर, मतलब सिग्मा कितना 2, पाई कितना 1, टोटल कितने हो गए 3, मतलब संकरण क्या हो जाएगा sp2। क्लियर हो गई बात। एक और एग्जांपल बताएं, सपोज आपके पास में SF6 है, ठीक है, SF6 है। अब इसमें सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, तो सल्फर के बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 6, यहां से मैंने 6 फ्लोरीन बना लिए, तो ये ऐसा बना लिया, देखो फ्लोरीन 6 बना लिया, 1 2 3 4 5 6। अब देखो सिग्मा बॉन्ड, तो आप बोलोगे सर 6 सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 3 4 5 6, तो भैया सिग्मा बॉन्ड कितना 6 है ना, सिग्मा बॉन्ड कितना 6, लोन पेयर कितना 0, टोटल कितने हो गए 6। तो आपको क्या नहीं देखना है, सीधा सीधा बता दो sp3d2, एक S 3 P हो गए टोटल 4 और 2 2 हो गए D के, sp3d2 है ना, सिंपल। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स किसी भी मॉलिक्यूल का बस आपको क्या पता होना चाहिए, स्ट्रक्चर बनाने आना चाहिए। स्ट्रक्चर आप बिल्कुल परफेक्ट ना बना सको तो भी टूटा फूटा बनाओगे तो चलेगा, क्योंकि आपको बस क्या बताना है, सेंट्रल एटम में सिग्मा बंधों की संख्या एवं लोन पेयर की संख्या। जैसे मैं लास्ट एग्जांपल बोलता हूं, जैसे आपके पास में H3PO4 है ना, H3PO4 है, फॉस्फोरिक एसिड है, तो फॉस्फोरिक एसिड में फॉस्फोरस सेंट्रल एटम, वो देखते ही समझ में आ जाता है कि क्या होगा। तो आप फॉस्फोरिक एसिड में फॉस्फोरस ले लो, इसके बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अभी मैंने बताया, तो P डबल बॉन्ड O कर लिया। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को आप हमेशा कुछ इस तरीके से जोड़ते हैं, OH OH और OH। अब देख लो इस P में कितने सिग्मा बंध, चलो बताओ, तो बोलोगे आप सर 1 2 3 और ये 4 है ना, यहां पर तो सिग्मा और पाई दोनों है, ठीक है। तो टोटल सिग्मा बंध कितने स्टूडेंट्स 4। अब 4 सिग्मा बंध, लोन पेयर कितना 0, क्या होगा आंसर sp3, है ना, सिंपल, बिल्कुल आसान है, ठीक है। अच्छा चलो और एक बोल देते हैं, लास्ट बोल देते हैं SF4। आप बताओ क्या होगा हाइब्रिडाइजेशन, तो आप बोलोगे सल्फर के बाद कितने इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। सल्फर के बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये यहां पर मैंने बनाया F, यहां बनाया F, यहां बनाया F और यहां बनाया F, 4 फ्लोरीन हो गए। तो कितने सिग्मा बॉन्ड आप बताओ, तो बोलोगे 4, लोन पेयर कितना होगा, तो बोलोगे 1, है ना। देखो 1 2 3 4, देखो लिख देता हूं 1 2 3 4, 4 सिग्मा और 1 लोन पेयर, टोटल हो गए 5। तो संकरण क्या हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन sp3d हो गया ना 5, एक S 3 P 1 D। क्लियर हो गया बात। तो स्टूडेंट्स हाइब्रिडाइजेशन निकालना बहुत ही आसान है, कितना आसान देखिए मैंने आपको बता दिया। कोई भी आप स्ट्रक्चर बनाए, SO3 बनाए, SO3 में क्या होगा S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O होगा ना। कितने सिग्मा 1 2 3, पाई बंद को नहीं देखेंगे, क्या हो जाएगा sp2। कोई भी स्ट्रक्चर बनाओ, उसका हाइब्रिडाइजेशन देखो, लोन पेयर देखो, सिग्मा बॉन्डों को सबका ऐड कर लो। हाँ लेकिन मैंने बता दिया वेरी क्लियर कि जो संकरण होता है वो उसके प्रकार मैंने आपको बता दिए। इट इज वेरी क्लियर टू यू, sp sp2 sp3 sp3d sp3d2 और sp3d3, इसके अलावा कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो आई होप आपको संकरण के बारे में सारी इंफॉर्मेशन मिल गई होगी ACF के अकॉर्डिंग। बस ACF में आपसे ज्यादा से ज्यादा ये पूछेगा कि निम्न में से किस अणु में sp2 संकरण है,
या आपको बोल देगा CH4 में कार्बन का संकरण क्या होगा, 4 ऑप्शन कुछ भी दे देगा। क्लियर हो गया? ठीक है, अब मैं आपको इंपॉर्टेंट बात जो बताने वाला हूं वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, जो है इसके शेप से रिलेटेड, आखिर संकरण को शेप से कैसे रिलेट करेंगे मॉलिक्यूल के। क्योंकि वो थोड़ा वीडियो लंबा होगा, उसलिए उसका मैं अलग से वीडियो बनाने वाला हूं। थैंक यू वेरी मच।